भय मानव का जन्मजात लक्षण है, किंतु जब इसी भय को सामूहिक रूप से और विभिन्न संगठनों के माध्यम से मानव समाज के मध्य फैलाया जाता है तो मानवता पंगु बन जाती है। आइए आज बात करते हैं कोरोना वायरस के संबंध में। कोरोना वायरस, जिसे हम कोविड-19 के नाम से भी जानते हैं, उस पर बात करने से पहले ये जानना ज़रूरी है कि वायरस क्या चीज़ है। देखिए, वायरस सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी होता है, अर्थात पृथ्वी पर उत्पत्ति के साथ ही जब से जीवन की उत्पत्ति पृथ्वी पर हुई तभी से और उससे भी पहले वायरस और बैक्टीरिया पृथ्वी पर विद्यमान थे। वायरस क्योंकि सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी है, इसीलिए इसकी विशेषता है कि अगर ये वातावरण में है तो इनएक्टिव रहता है, किंतु एक बार अगर ये होस्ट के शरीर में प्रवेश कर जाए तो एक्टिव हो जाता है। इसके संदर्भ में ये भी जानना अत्यंत ही आवश्यक है कि वायरस कैन नॉट बी किल्ड बट वी कैन डिस्ट्रॉय देम, और इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट वी कैन आइसोलेट देम। अर्थात वायरस को समाप्त नहीं किया जा सकता, उसका अस्तित्व सदैव से था, है और रहेगा, किंतु हम उसे भिन्न भिन्न माध्यमों से या तो आइसोलेट कर सकते हैं या उसको एक तरीके से विनष्ट कर सकते हैं। कोरोना वायरस, जिससे वर्तमान में संपूर्ण विश्व पीड़ित है, ये मूलतः पक्षियों, जिसमें कि चमगादड़ का नाम सबसे अधिक लिया जाता है, और जानवरों में पाया जाने वाला वायरस था। किंतु वर्तमान में हम देखते हैं कि चीन के वुहान शहर से ये किसी प्रकार मानव शरीर में प्रविष्ट हुआ और उसके बाद से एक महामारी की तरह न केवल चीन बल्कि संपूर्ण विश्व में व्याप्त हो गया। जो कोरोना वायरस या कोविड-19 है, ये आरएनए टाइप का वायरस है और इससे दो प्रकार के लक्षण पैदा होते हैं। कुछ इन्फेक्टेड लोगों में ये बहुत ही हल्के लक्षण पैदा करता है, जैसे उन्हें हल्का जुखाम यानी कॉमन कोल्ड हो सकता है, उन्हें बुखार टाइप का इन्फ्लुएंजा हो सकता है, उन्हें वायरल फीवर हो सकता है, उन्हें गले में खराश हो सकती है और कफ की समस्या भी हो सकती है। श्वसन नलिकाओं में सूजन भी इससे आ सकती है, लेकिन ये इतना हल्का होता है कि साधारण कॉमन कोल्ड और फ्लू की तरह ही आता है और चला जाता है। इसलिए जिन लोगों में इसके लक्षण हल्के रहते हैं, उन्हें इस बात का अंदाज़ा नहीं पड़ता कि वो कोविड-19 से ग्रसित है। जिन मरीजों में तीक्ष्ण या खतरनाक लक्षण होते हैं, उनमें गले की जो नलिकाएं हैं, श्वसन नलियां हैं, उनमें सूजन आ जाती है, उनमें कफ जमा हो जाता है और सांस लेने में दिक्कत होती है। बाद में कोविड-19 फेफड़ों के अंदर चला जाता है और तरह तरह के उत्पात मानव शरीर में मचा देता है। तो हल्का जो कोविड-19 है, जिसका हल्का इन्फेक्शन जिस व्यक्ति को होगा उसको तो पता भी नहीं चलता, लेकिन जिसको ज़्यादा ये घातक रूप से लगेगा वो जटिलतम रूप से बीमार पड़ सकता है और उसे ही अस्पताल की ज़रूरत होती है। सर्वप्रथम 1968 में कोरोना शब्द का प्रयोग जून अल्मेडा और डेविड टायरल नाम के दो जीव वैज्ञानिकों ने अपने एक शोध पत्र में किया, जो नेचर मैगजीन में छपा था। ये जो नेचर मैगजीन है, ये साइंस की विश्व प्रसिद्ध पत्रिका है। और ये भी एक तथ्य है कि जो ये आधुनिक कोविड-19 वायरस है, इसके पूर्वज मानव जाति के साथ ही 10,000 वर्षों से भी ज़्यादा समय से रहते हैं, अर्थात विद्यमान है। और इन वायरस के पूर्वजों के अगर पीछे और पड़ताल की जाए
तो ये करीबन 50-55 लाख वर्षों से विद्यमान है। कोरोना वायरस की 6 प्रजातियां ज्ञात हैं, जिनमें एक प्रजाति के 2 स्ट्रेन पता चलते हैं, अर्थात कुल 7 प्रकार के कोरोना वायरस हम जानते हैं, जिनमें से 4 जो शुरू के हैं उनसे तो कॉमन कोल्ड ही होता है, केवल जुखाम होता है या जुखाम भी नहीं होता है। बाकी के जो 3 हैं वो ख़तरनाक हैं, और इनमें सबसे पहले जो है वो सार्स 2003 में जिस देखने को मिला था, ये महामारी 2003 में फैली थी, सार्स जिसको हम कहते हैं, और ये भी चीन से ही संसार में फैला था। सार्स का मतलब होता है SARS, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, और ये भी चाइना से फैला, लेकिन जल्दी ही इस पर काबू पा लिया गया था। उसके बाद हम दूसरा जो खतरनाक लक्षण वाला कोरोना वायरस है वो मर्स MERS के रूप में देखते हैं, जिसको हम मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम के नाम से जानते हैं, और ये सऊदी अरब से दुनिया में 2012 में, 2015 में और लास्ट में 2018 में भी इसके लक्षण और इसके मरीज देखने को हमें प्राप्त हुए थे। 2019 दिसंबर में जो वुहान चाइना से वायरस चला है, इसको हम कोविड-19 कहते हैं, और ये टेक्निकल भाषा में इसको SARS कोविड-2 ये संज्ञा वैज्ञानिकों ने दी है। ये जो 7 प्रकार के कोरोना वायरस हैं, इनमें से मैंने जैसे आपको बताया 4 बिल्कुल ही खतरनाक नहीं हैं और 3 खतरनाक हैं। तो ये 3 भी कितने खतरनाक हैं, या अगर हम कोविड-19 के उस पर बात करें वर्तमान में, तो ये कितना खतरनाक है, इसके बारे में कुछ तथ्यों को जानना बहुत ही आवश्यक है। एक ये भी आरोप लगता रहा है चीन के लोगों पर कि उन्होंने चूँकि चमगादड़ का सूप पिया या उन्होंने चमगादड़ का उसको खाया, तो लिहाजा ये कोविड-19 मानव में ट्रांसफ़र हुआ। इसके कोई पुख्ता प्रमाण मौजूद नहीं है, लेकिन ये बात इसलिए प्रचारित हुई है क्योंकि जो बैट यानी चमगादड़ में जो कोरोना वायरस पाया जाता है वो ह्यूमन कोरोना वायरस से 96% साम्यता रखता है अपने स्ट्रक्चर में। इसी कारण से बहुत से लोग ये मानते हैं कि ये चमगादड़ से मानव प्रजाति के अंदर आया है। देखिए, वायरस कोरोना वायरस हो या फ्लू का वायरस हो या अन्य कोई वायरल फीवर वाला वायरस हो या जुखाम का वायरस हो, एक महत्वपूर्ण बात ये समझ लीजिए कि अभी तक दुनिया में वायरस का कोई भी इलाज नहीं है, और जितनी भी पैथी ज्ञात हैं उनको अगर छोड़ भी दें एक तरफ, तो एलोपैथी में इसका कोई भी इलाज अभी तक खोजा नहीं जा सका है। जुखाम भी जो आपको ठंड होती है, कॉमन कोल्ड होता है, उसके लिए भी आप जो गोली लेते हैं वो वायरस को किल नहीं करती। वायरस को तो जुखाम का जो वायरस है उसको तो शरीर की जो प्रतिरोधक क्षमता है अपना आप ही ठीक करती है। केवल आप ठंड की या जुखाम की जो गोली लेते हैं वो भी लक्षणों का, सिम्टम्स का ही केवल इलाज होता है। अर्थात समझने योग्य बात यह है कि कोरोना वायरस या किसी भी वायरस का मानव जाति के पास कोई भी इलाज नहीं है। हाँ, कुछ वायरसेस का हमने टीका जरूर इजाद किया है, और कोरोना वायरस या कोविड-19 का टीका भी अनेक देश बनाने के प्रयास में लगे हुए हैं, लेकिन आप ये समझ लीजिए कि टीका भी वायरस से ही बनता है। अर्थात वायरस या कोरोना वायरस या कोविड-19, इससे निजात पाने का केवल एक ही उपाय है, और वो उपाय है आपका शरीर। अर्थात अपनी प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाकर रखिए, तो ये वायरस आपके शरीर पर कोई भी प्रभाव नहीं डाल पाएगा। दूसरा महत्वपूर्ण तथ्य, शरीर के अंदर एक डेंड्रेटिक सेल होती है जो कि हमारी प्रतिरोधक क्षमता के लिए जिम्मेदार है। जब भी कोई वायरस, बैक्टीरिया या पैथोजन हमारे शरीर में घुसता है और वो शरीर ये समझता है कि ये हमारे लिए नुकसानदेह है, तो उसके विरुद्ध वो एक फ़ौज तैयार करता है, और ये जो फ़ौज बनाता है ये डेंड्रेटिक सेल बनाता है, और ये फ़ौज एक प्रकार का प्रोटीन ही होती है जो कि उस वायरस से जाकर के लड़ाई करता है और उसको आइसोलेट या डिस्ट्रॉय कर देता है। तो 90% लोगों के लिए जो वायरस का इलाज है वो टीका या उनकी स्वयं के शरीर की प्रतिरोधक क्षमता ही है, इसके अलावा कोई उपाय नहीं है। महत्वपूर्ण बात ये भी है कि अगर 100 लोगों को कोरोना वायरस का इन्फेक्शन होता है तो उसमें से
चांसेस हैं कि केवल 2 ही आदमी मरे, अर्थात 98% लोगों को इससे कोई जान का खतरा नहीं होता। केवल 2% लोगों को ही इससे जान का खतरा होता है, और वो भी उन लोगों को जिन्हें कोई पहले से क्रोनिक डिजीज़ है। यदि आपको कोई क्रोनिक डिजीज़ है और आपकी आयु भी 50 वर्ष से अधिक है तो आपको सचेत रहने की आवश्यकता है। युवाओं में ये कोई ख़ास प्रभाव नहीं दिखा पाता। जो मौतें हुई भी हैं डॉक्टर्स की या अन्य युवाओं की, उन्हें कोई ना कोई क्रोनिक डिजीज़ थी, ऐसा सबूत उनकी केस स्टडीज से पता चलता है। तो इसका टेस्ट कैसे होता है, ये भी एक महत्वपूर्ण बात है। देखिए, इसके 2 प्रकार के टेस्ट हैं। एक जो मेन टेस्ट है जो पूरी दुनिया में इसका आजकल हो रहा है, उसे RT-PCR टेस्ट कहते हैं। और ये जो RT-PCR टेस्ट है, ये अपनी आप में फुल प्रूफ टेस्ट नहीं है, अर्थात इसके द्वारा किए गए टेस्ट की 100% सत्यता सिद्ध नहीं है। और ये जो कंपनी इसको बनाती है वो इस मार्के को लगा करके ही इसको मार्केट में बेचती है कि दिस इज़ फॉर रिसर्च पर्पज़ ओनली, अर्थात ये डायग्नोसिस के लिए बना हुआ ही नहीं है। किंतु चूँकि अन्य कोई भी चीज़ उपलब्ध नहीं है और WHO के द्वारा ये प्रेस्क्राइब्ड है, तो इसीलिए सभी लोगों की टेस्टिंग भी RT-PCR टेस्ट से हो रही है। दूसरी जो टेस्ट किट इंस्टेंट डायग्नोस्टिक वाली बनाई इन लोगों ने, वैज्ञानिकों ने, वो आप जानते हैं कि पूरी तरीके से कामयाब नहीं हो पाई है। क्यों? क्योंकि वो शरीर में जो ब्लड लिया जाता है उससे एंटीबॉडीज़ की टेस्टिंग करती है। अगर एंटीबॉडीज़ एक ख़ास साइज़ की पाई जाती हैं तो वो ये मानते हैं कि इसमें कोरोना वायरस से इसको इन्फेक्शन है, तो लिहाजा वो भी फुल प्रूफ टेस्ट नहीं है। कौन कौन सी दवाई इसके लिए निर्धारित है? हम जानते हैं कि हाइड्रोक्लोरोक्विनिन जो कि मलेरिया की दवाई है वो इसके लिए दी जा रही है। दूसरी रेमडेसिविर जिसकी खोज ही HIV या एड्स की इलाज के लिए की गई थी, वो इसमें दी जा रही है। तो लिहाजा ये दोनों या अन्य भी जो दवाइयाँ इसके इलाज के लिए दी जा रही हैं, ये इनके क्लिनिकल ट्रायल नहीं हुए हैं और ये 100% नहीं कहा जा सकता कि इनका क्या प्रभाव मरीजों पर पड़ रहा है। फिर प्रश्न उठता है कि ये इतने आदमी क्यों मर रहे हैं दुनिया में? तो इसका भी जवाब है। आप अगर इंटरनेट चलाना जानते हैं तो आप जानते हैं कि इटली में बहुत सारे लोग मरे, USA में बहुत सारे लोग मरे, स्पेन में, यूरोप में, चाइना में तो कम मरे चूँकि 4,000 की संख्या है उनकी। हिंदुस्तान में तो अभी तक 2 महीने में केवल 2,500 लोग ही मरे हैं। लेकिन यूरोप में और अमेरिका में ज़्यादा लोग क्यों मरे हैं? तो इसका प्रश्न आपको गूगल करके मिल सकता है। आप अमेरिका की जो हेल्थ मिनिस्ट्री है उसकी वेबसाइट और इटली की जो मिनिस्ट्री है हेल्थ मिनिस्ट्री, उसकी वेबसाइट अगर पाएंगे तो आप देखेंगे कि वहाँ पर इस सीज़न में प्रत्येक वर्ष अमेरिका के अंदर 50 से 60 हज़ार मौतें ILIs यानी इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेसेस से होती हैं। कुछ यूरोपियन देशों में इसको इन्फ्लुएंजा लाइक डिजीज़ भी कहा जाता है। और ये जो ILD या ILIs है, इसका मकसद है कि ये जो वायरल फीवर है, स्वाइन फ्लू है, H1N1 है, वगैरह वगैरह, जो ये इन्फ्लुएंजा टाइप के बुखार हैं, ये सब एक छतरी के नीचे वो मानते हैं डॉक्टर्स, वैज्ञानिक, और इसलिए वो इनको इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस या इन्फ्लुएंजा लाइक डिजीज़ कहते हैं। तो US की तो जो गवर्नमेंट डेटा देती है वही बताती है कि लगभग 50 से 60 हज़ार लोग प्रत्येक वर्ष इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस से मरते हैं इस सीज़न में। इसी तरीके से अगर आप इटली की बात देखें तो वहाँ की भी जो गवर्नमेंट के डेटाज़ हैं वो भी बताते हैं कि करीबन 15 से 25 हज़ार लोग हर वर्ष इन्फ्लुएंजा लाइक डिजीज़ से इटली में मरते ही मरते हैं। तो इस बार अंतर क्या है? देखिए, मेरी समझ से इस बार विशिष्ट अंतर ये है कि अब की बार इस महामारी के बारे में सोशल मीडिया, इंटरनेट, टीवी और अखबार एक साथ धुआंधार प्रचार कर रहे हैं। अगर अमेरिका या इटली के गांव में भी 10 आदमी कोरोना से ग्रसित पाए जाते हैं तो उनका विवरण भी हिंदुस्तान या हिंदुस्तान के प्रत्येक गांव तक पहुंचाया जा रहा है। और ये ऐसा प्रत्येक गांव या शहर तक ही नहीं है, बल्कि प्रत्येक मरीज का विवरण प्रत्येक घर और प्रत्येक व्यक्ति के मोबाइल तक पहुंच रहा है। इसी कारण से एक सामूहिक डर का माहौल पैदा हुआ है पूरी दुनिया के अंदर। तो मीडिया, अखबार, टीवी जाने अनजाने में इसको प्रचारित कर रहे हैं। और ये भी मानवता के इतिहास में पहली बार है कि इन्फेक्शन के 2 मरीज मिले, 4 मरे, तो रियल टाइम में आपके मोबाइल और टीवी में वो रिपोर्ट किए जा रहे हैं। मानवता के अभी तक के इतिहास में किसी भी महामारी के फैलने के ऐसे इन्फेक्शन के केसेस रियल टाइम में कभी रिपोर्ट नहीं किए गए हैं। तो लिहाजा इतना भय का माहौल भी कभी बना नहीं है।
आप स्वयं अंदाज़ा लगाइए कि भारत के अंदर 2 महीने लॉकडाउन हो गए हैं, लेकिन अभी तक केवल 2,500 लोग ही मरे हैं। हालांकि सरकार इस बात के लिए साधुवाद की पात्र है कि उसने समय रहते अनेक कदम उठाए जिससे इस बीमारी का प्रसार अधिक नहीं हुआ, लेकिन फिर भी वैज्ञानिक तथ्य यही है कि इसकी जो मृत्यु दर है वो 2% से कम है, बल्कि 2% भी उन लोगों की है जिनको कोई ना कोई अन्य क्रोनिक डिजीज़ है। अगर प्योर हम कोरोना या कोविड-19 की डेथ का वैज्ञानिक विश्लेषण करें डाटे का, तो वो डेटा हमें बताता है कि वो 1% से भी कम मृत्यु दर कोरोना या कोविड-19 की है। फिर लॉकडाउन इलाज है क्या? देखिए, लॉकडाउन इस पर्पज़ से किया जाता है ताकि समय मिल जाए व्यवस्था और सरकार को कि इलाज की व्यवस्था अस्पतालों में निर्मित की जा सके, बेड की, वेंटिलेटर्स की वगैरह वगैरह। लेकिन एक लंबा समय बीतने के बाद आप सदैव के लिए करोड़ों लोगों को बंद करके नहीं रह सकते। और अब तो ये साबित भी हो गया है कि इसकी मोर्टेलिटी रेट बहुत ज़्यादा नहीं है, बल्कि जो नए तथ्य ICMR ने भी बताए हैं और अन्य एजेंसियों ने भी बताए हैं, उनसे ये भी पता लगता है कि 80%, लगभग 80% जो इन्फेक्शन है वो एसिम्प्टोमेटिक है, अर्थात 80% लोगों में कोई लक्षण ही नहीं है लेकिन उन्हें कोरोना का इन्फेक्शन है। केवल 20% में लक्षण है यानी सिम्प्टोमेटिक मरीज हैं, उसमें भी 15% थोड़े ज़्यादा परेशानी में हैं और केवल 5% ही ऐसे हैं जिन्हें वेंटिलेशन की या ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। तो लिहाजा चूँकि अब डेटाज़ के अध्ययन से ये पता लग चुका है कि ये इतना ख़तरनाक नहीं है जितना बताया गया था, और जितना भय का माहौल पैदा किया गया है संपूर्ण विश्व में, उसको भी इतना पैदा करने की आवश्यकता नहीं थी। लिहाजा समय की मांग है कि टेस्टिंग को बढ़ाया जाए और ये पता लगा जाए कि एसिम्प्टोमेटिक कितने मरीज हैं, क्योंकि अगर एसिम्प्टोमेटिक 80% मरीज आज बताए जाते हैं विभिन्न एजेंसियों के माध्यम से, तो इसका मतलब ये है कि ये जो है हर्ड इम्यूनिटी की तरफ सभी समाज, सभी समुदाय जा रहे हैं। और फिर आखिर में प्रश्न उठता है, तो फिर करें तो करें क्या? क्या ये बिल्कुल ही कुछ नहीं है? नहीं, ये एक कॉन्टेजियस डिजीज़ है, लेकिन ये उतनी खतरनाक नहीं है जितनी हम समझते हैं। और इसका इलाज, दवाई कोई है नहीं, मैंने आपको बताया, सब दवाइयाँ अंदाजे से भी चल रही हैं। इसका इलाज है मास्क पहने, फिज़िकल डिस्टेंसिंग करें, सोशल डिस्टेंसिंग बिल्कुल ना करें, सोशल डिस्टेंसिंग की आवश्यकता नहीं है, फ़ोन से संपर्क में रहें और गूगल मीट से संपर्क में रहें, वेबएक्स से संपर्क में रहें। अन्य अनेक प्रकार के जूम वगैरह ऐसे ऐप हैं जिनसे आप एक दूसरे को देख सकते हैं, दूर से बात कर सकते हैं। तो सोशल डिस्टेंसिंग ना करें, फिजिकल डिस्टेंसिंग करें और मास्क पहनें। इसके बाद भयभीत बिल्कुल ना हो, ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। डर इसका इलाज नहीं है। ये बीमारी खतरनाक नहीं है जितनी बताई गई थी। अब ये सिद्ध हो चुका है, क्योंकि 100 में से लगभग 2 लोग ही इस कोविड-19 से मर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में भयभीत ना हो, भय से भयभीत ना हो, और ऐसा ना हो कि आपको कोरोना से तो आप मरे ना मरें, लेकिन इसके डर से ही हम मर जाएं। तो लिहाजा समय की मांग है कि ये बातें ज़्यादा से ज़्यादा प्रचारित हों, और ये बीमारी जिसको इतना ख़तरनाक WHO ने, अन्य विश्व संस्थाओं ने बताया था, तो सौभाग्य की बात है कि वो हमारे देश में इतनी नहीं फैली है। और इसके लिए जो भी कोरोना से युद्ध करने की एजेंसियां हैं या संगठन हैं या सरकार है, वो सभी साधुवाद की पात्र है। धन्यवाद।